ट्राइब मटन बकरी वाला। विनय हमेशा विशाल के साथ ही घूमता रहता था, पर जब 2-3 दिन से विनय विशाल से नहीं मिला तो विशाल सीधा विनय के घर गया। जाकर विनय के पिताजी से विशाल, अंकल जी विनय कहाँ है, आजकल दिखाई नहीं देता, कहाँ गया है, कब आएगा? क्या जानू बेटा, तुम दोनों तो हमेशा चोर चोर मौसेरे भाई की तरह साथ साथ घूमते रहते हो। क्या वो तुमसे भी नहीं मिला? वैसे आजकल उसमें काफी बदलाव आ गया है बेटा। जो लड़का दोपहर तक बिस्तर से नहीं उठता था, वो आजकल तड़के तड़के उठकर कहीं चला जाता है। मैंने समझा कि चलो बेटे को जिम्मेदारी समझ में आ गई है, इसीलिए मैंने उसे टोका नहीं, पूछा नहीं कि कहाँ जा रहा है। वो देखो वो आ रहा है, अब तुम ही उससे पूछ लेना, मैं पूछूंगा तो चिल्लाएगा। यूं कह ही रहे थे कि विनय पसीने से तरबतर घर आकर बैठा। उसे देखकर विशाल, ये क्या है यार, इतना पसीना पसीना हो गया है, आजकल तुम मुझसे मिलते क्यों नहीं हो? अब इतने बिजी हो गए हो, वैसे आजकल तुम कर क्या रहे हो? अब दोस्तों से भी मिलना बंद कर दिया तुमने? अरे 5 मिनट का टाइम देना यार, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बाहर जाकर बात करेंगे, कहकर घर के अंदर गया और फ्रेश होकर वापस आया। चलो यार यूं बाहर चलकर बातें करते हैं। यूं दोनों बाहर टहलते हुए एक टिफिन के ठेले के पास गए और फिर विशाल, बोल यार विनय क्या खाएगा? हम दोनों यूं मिलकर खा के कई दिन हो गए हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, आजकल मैंने बाहर खाना छोड़ दिया है। हमारा जिम का जो कोच है उसने कहा है कि कुछ नहीं खाना बाहर। क्या जिम कोच? वैसे तुमने जिम ज्वाइन कब किया और मुझे बताया क्यों नहीं? अरे यार तू तो जानता ही है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, तो मैंने बिना उसे बताए सीधा उसके पिताजी पहलवान पुरुषोत्तम के पास जाकर बताया। तो उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, तुम इतने सुकड़े से हो और तुम्हें पहलवान पुरुषोत्तम की बेटी चाहिए, कहकर मुझे खूब गाली दिया। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं तगड़ा बनूंगा, ताकतवर बनूंगा और उसी के सामने पहलवान बनकर दिखाऊंगा। इसीलिए बिना किसी से कुछ कहे मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। तो ये बात है, ये है कहानी तुम्हारे अचानक गायब हो जाने की है? और ठीक है, अब तुम्हें ज्वाइन किए हुए 2 महीने हो गए ना, तो तुम्हारे शरीर में तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, ऊपर से लगता है कि तुम और दुबले पतले हो गए हो। ऐसा ही रहा तो वो पहलवान पुरुषोत्तम तुम्हारा और मजाक उड़ाएगा। वैसे तुम्हारा कोच सही सिखा रहा है ना? चलो चलते हैं, तुम्हारे कोच से मिलकर पूछते हैं कि भाई कोई शॉर्टकट है क्या और ताकत बढ़ाने के लिए, कहकर विनय को अपनी गाड़ी के पीछे बिठाया और जिम कोच जानी बाबा के पास गए। जिम कोच से विशाल, अरे जानी बाबा जी, क्या आप जानते हैं कि इसने जिम ज्वाइन क्यों किया? इसके पीछे एक लंबी प्रेम कहानी है। आपको तुरंत इसे एक बहुत जबरदस्त पहलवान बनाना होगा, नहीं तो इसका प्यार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं जानता कि आप क्या करोगे, पर इस दुबले पतले विनय को एकदम सांड की तरह ताकतवर हो जाना चाहिए, बस। अरे सांड की तरह होना कोई आसान काम नहीं है भैया, तुम जो कह रहे हो मैं समझ गया। अगर तुम्हें जल्दी ताकतवर बनना है तो तुम्हें यहाँ नहीं, पास वाले जंगल में एक आदिवासी की टोली रहती है, उनके पास एक बकरा है। अगर तुमने उसका मटन बनाकर खाया तो तुम पहलवान की तरह एकदम ताकतवर हो जाओगे। ये सुनकर विनय, अरे यार विशाल जल्दी चल, अभी हमें 1 मिनट की भी देरी यहाँ नहीं करनी चाहिए, कहकर यूं दोनों गाड़ी में बैठकर जंगल की ओर गए। गाड़ी को एक जगह पार्क किया और पैदल जाने लगे तो एक आदिवासी नायक से मिले। हाय हाय नायका, सुना है कि तुम्हारे पास एक अजीब किस्म का बकरा है, उसका मटन बनाकर अगर मेरा दोस्त खाएगा तो एकदम सांड की तरह ताकतवर हो जाएगा, ये हमने सुना है। इसके जिम कोच ने बताया है, मेहरबानी करके उस बकरे को काट कर मेरे दोस्त को खिलाइए, चाहे पैसे कितने क्यों ना हो, मैं पे करूंगा। ये पैसों से निपटने वाला काम नहीं है बेटा, यहाँ जंगलों में मिलने वाले बकरियों की खूब डिमांड है, वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आते। हम उसे पालते हैं, किसी को देते नहीं। अगर तुम्हें उसे खाना हो तो तुम्हें खुद बकरी का शिकार करके उसे पकड़ना होगा। ये लो, चाहे तो तुम ये तीर कमान रख लो, तुम जाकर शिकार करके ले आओ, मैं तुम्हें एकदम बढ़िया आदिवासी मटन करी बनाकर खिलाऊंगा। अरे ये क्या यार, मटन खाने की बात कर रहा हूँ तो ये शिकार करने की बात कर रहा है। अब मुझे कौन सा शिकार करना आता है?
अरे क्यों नहीं जानता यार शिकार करना? तू फोन पर वीडियो गेम खेलता है ना, ये भी ऐसा ही है। फर्क इतना है कि रियल टाइम में निशान साध कर उसे मारना, बस। अब चलो भी। अरे यार तू हर बात पर जल्दी करता है, पहले उस नायक से पूछ तो लो कि उस बकरी को पहचानेंगे कैसे। अरे चिंता ना करो बेटा, अगर तुम्हें ऑरेंज कलर का बकरा दिखाई दिया तो 6 महीने में तुम्हारे डोले निकल आएंगे और यदि तुम्हें लाल रंग की बकरी दिखाई दे तो बस रॉक जैसे डोले निकल आएंगे, और अगर सिल्वर रंग की बकरी दिखाई दे तो सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसे बॉडी बन जाएगी तुम्हारी। अब देख लो कि तुम्हारी किस्मत कैसी है। जाओ जाओ शिकार करो, कहकर तीर कमान देकर भेज दिया। यूं तीर कमान लेकर वो जंगल में जाने लगे तो उन्हें एक भी बकरी दिखाई नहीं दिया। तब विनय चिंता करते हुए, ये क्या यार, हमें एक भी बकरी नहीं दिखाई दी। यूं कह ही रहा था कि उन्हें एक ऑरेंज कलर की बकरी दिखाई दी। उसे देखकर विशाल, अरे यार समझ ले तेरी किस्मत खुल गई, वो देखो ऑरेंज कलर की बकरी। उसे मारकर तुमने पकाकर खाया तो 6 महीने में तेरे डोले निकल आएंगे। अब देरी किस बात की, चलो साधो निशाना और चलाओ तीर, कहकर उसके पीछे पड़े। वो बकरी यहाँ वहां घूमती हुई एक पेड़ के पीछे जा छिपी। अरे यार विनय, वो उस पेड़ के पीछे छिपी है, चलो निशाना साधो और चलाओ तीर, अब ज्यादा ना सोचो। ऐसा कहते ही विनय ने तीर चलाया। वो तीर सीधा जाकर पेड़ के पीछे बैठे एक शेर को जा लगी। वो शेर दहाड़ता हुआ इनके पीछे पड़ा। उसे देखकर विशाल, ए बाप रे, अरे यार बकरी का शिकार करने आए थे और शेर पर तीर मार बैठा। अरे अब वो हमारा शिकार करने हमारे पीछे पड़ा हुआ है, अब भागो भागो यार, हम उसके पकड़ में आ गए तो हम उसके बिरयानी बन जाएंगे। चलो हमें भागना होगा, चलो भागो। यूं भागते भागते, अरे गधे, अब तू मुझे गाली दे रहा है, अरे तूने ही तो कहा था चला तीर चला तीर। यूं भागते भागते एक जगह थक कर बैठ गए। बस तीर लगा शेर भी इनके पास ही आकर बैठ गया। बस उसे अपने कंधों पर लादकर वो आदिवासी नायक के पास गए। नायक से विशाल, नायक जी देखिए, हम बकरी का शिकार करने गए तो ये शेर बीच में आ गया और हमारे दोस्त ने इसका शिकार कर दिया, पर हमें बकरी नहीं मिली। उस शेर को देखकर नायक, अच्छा ये तो वही शेर है जो हमारे बकरियों को और गाय भैंसों को खा जाता है। इसकी मुसीबत से हम सबको बचाने के लिए तुम्हें एक बकरी तो क्या 10 बकरी देंगे, कहकर उस बकरी को काटकर उन्हें ट्राइबल मटन खिलाया। उसे खाते ही विनय के डोले निकल आए। ये देखकर विनय, यार निकाल गाड़ी, हम सीधा जाते हैं पहलवान पुरुषोत्तम के पास, उसे अपने डोले शोले दिखाऊंगा और कहूंगा कि उनकी बेटी से मेरी शादी करा दे। कहकर दोनों गाड़ी में गांव पहुंचे। वहां जाकर पहलवान पुरुषोत्तम से उसकी बेटी की हाथ मांगा। इतने कम अवधि में इतने डोले शोले बनाना देखकर हैरान हुआ और पुरुषोत्तम ने अपनी बेटी की शादी विनय के साथ धूमधाम से कर दिया। किसान ट्रैक्टर एंड घोष। पटियालापुर नाम के गांव में एक दिन 2 व्यक्ति बाइक पर जा रहे थे। वे यूं गांव के बाहर खेत के पास से गुजर रहे थे। मनप्रीत बाइक चला रहा था और जयप्रीत पीछे बैठा था। बाइक यूं जाकर एक बंजर भूमि के पास रुकी। मनप्रीत उस जमीन को दिखाते हुए, ये देखो, यही वो जमीन है जो तुम्हारे पिताजी ने मेरे पास गिरवी रखा था। वो टाइम पर ब्याज देते रहे तो मैंने इसे बेचे बिना ऐसा ही रखा। जब तक वो जिंदा थे उन्होंने इस जमीन को वापस लेने की बहुत कोशिश की, बेचारे। चलो जो हुआ सो हुआ, तुमने आज इस जमीन का कर्जा चुका दिया है, कंग्रेचुलेशंस। ये लो,
इस जमीन के कागज कहकर उसे कागज दिया। जयप्रीत उसे देखकर रुकिए रुकिए, ये क्या है? ये जमीन हमारी नहीं है, हमारी जमीन उपजाऊ है, ये तो बंजर भूमि है, ये हमारी नहीं है, कृपा करके हमारी जमीन हमें लौटा दीजिए। ओए पुत्र, अब मखौल ना कर, यही है तुम्हारी जमीन, लेना हो तो लो वरना रहने दो। कर्ज लेकर 26 साल बाद आकर कहते हो कि ये जमीन तुम्हारी नहीं है, चुपचाप इसे ले लो। इस गांव में मेरा राज है, ज्यादा बकवास करोगे तो यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी, खबरदार, कहकर चला गया। ये तो अन्याय है। अरे सोने जैसे खेत को हड़प कर नकली कागज तैयार करके इस बंजर भूमि को हमारे गले बांध रहे हो। फिर आसमान की ओर देखकर, पिताजी मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता था कि इस तरह हमें धोखा देगा। आपका सपना था कि हमारे खेत को आप हरा भरा देखें, वो बिना देखे ही आपने आंखें मूंद ली। मैं कुछ भी करके इस खेत को हरा भरा बनाऊंगा, आपकी आत्मा को शांति मिले ऐसा करूंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। यूं उस बेचारे ने एक जेसीबी को किराए पर लिया और उस खेत के पत्थरों को हटाने लगा। बाद में ट्रैक्टर से खेत को जोतने लगा। वहां बोर खुदवाया तो धूल निकला, पानी नहीं। ये देखकर जयप्रीत बहुत निराश हुआ। अगले दिन वो वहां से पत्थरों को हटा रहा था कि वहां उसे एक बोतल दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और उसका ढक्कन खोला, बस उसमें से धुआं निकला। वो डर गया और बोतल को नीचे गिरा दिया। तब धुएं से एक भूतनी और 4 भूत प्रकट हुए। उन्हें देखकर जयप्रीत डर गया। भूत भूत, आए रे भूत, कहकर चिल्लाने लगा। बेटा जोर से ना चिल्लाओ, हमें भूत बनने का कोई शौक नहीं है बेटा, हमें भी डर लगता है। ये तो हमारा वक्त खराब है जो हम भूत बन गए हैं बेटा, वरना हम भी तुम्हारे तरह इंसान हुआ करते थे। हाँ मैडम बिल्कुल सच कह रही हैं, हम बहुत बिजी हुआ करते थे। 30 साल से हम बेकार ही इस बोतल में फंसे हुए हैं। ये सब उस स्वामी जी का काम है। वैसे आप लोग हैं कौन? आपको क्या चाहिए? हमें काम चाहिए, काम काम काम, हमें व्यस्त रहना है, व्यस्त व्यस्त व्यस्त। स्वामी जी ने हमें ऐसा ही श्राप दिया था। कौन सा स्वामी और किस लिए श्राप दिया? जरा विस्तार में बताइए। आप सिनेमा के ट्रेलर की तरह थोड़ा थोड़ा कहकर चुप हो जाओगे तो कैसे चलेगा? बताते हैं बेटा, बताते हैं। हम सब व्यस्त बैंक के एम्प्लॉइज हैं। मैडम हमारे बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं। मैडम जी को काम करने की लत थी, वो हमें भी वही लत लग गई। 24 घंटे हम काम काम काम। ना मैडम घर जाती थी ना हमें घर जाने देती थी। दिन कैसे निकल जाते थे हमें पता ही नहीं चलता। हम ये सोचकर दुखी होते थे कि भगवान ने दिन में सिर्फ 24 घंटे ही क्यों बनाए, 4 घंटे और बढ़ाकर दे सकते थे ना। एक दिन हम सब एक स्वामी जी से मिलने गए जो होम लोन लेकर रीपे नहीं कर रहा था। तब उस स्वामी जी ने कहा, अरे भैया जब घर ही नहीं लिया तो मैं लोन क्यों चुकाऊंगा? वैसे आपसे किसी स्वामी जी नाम के व्यक्ति ने लोन लिया होगा। लोग मुझे स्वामी जी बुलाते हैं पर मेरा असली नाम वो नहीं है, कहकर उसने हमें बहुत समझाया पर हम नहीं सुने। उस पर दबाव डालने लगे कि लोन चुकाते हो या नहीं। बस उसे गुस्सा आ गया और उसने हमें श्राप दे दिया। इस तरह हम सब भूत बन गए और उसने हमें इस बोतल में बंद कर दिया। अब स्वामी ने हमें श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति हमें बाहर निकालेगा उससे काम मांगना होगा और उसे करते रहना होगा। अगर वो काम ना दे सका तो उसे मार डालना चाहिए। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत नेक इंसान हो, हमें जल्दी काम दो वरना हम मार डालेंगे, प्लीज। तब सारे भूत कम ऑन बोलो, जल्दी बोलो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। वो अरे रुको तो सही, मुझे हाँ याद आ गया। इस जमीन को अच्छी तरह से जोतकर इसे उपजाऊ बना डालो। बस वो भूतनी ट्रैक्टर में चढ़कर उसे जोतने लगी। तब जय ने जमीन को समतल बनाने को कहा। फिर खेत में एक कुआं खोदा। फिर से जय ने उन्हें एक काम बताया। फिर उन सब भूतों ने मिलकर चुटकी में एक कुआं खोदा, बीज बोया। यूं खेत का सारा काम करने लगे। यूं जय उन्हें कोई ना कोई काम देता रहा। कुछ दिनों में बढ़िया फसल उगा। बोलो अब क्या काम है, बताओ।
जल्दी बताओ। यस यस, कम ऑन, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, कम ऑन। अरे ठहरो भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। 1 महीने से मुझे सोने भी नहीं दिया तुम लोगों ने। हाँ, उस ट्रैक्टर में बैठकर जब तक मैं ना कहूँ तुम खेत के चक्कर काटते रहो। यूं वे खेत के चक्कर काटने लगे। बाद में जय स्वामी जी की तलाश में चला गया और उनसे मिलकर, स्वामी जी, क्या आप ही होम लोन स्वामी जी हैं? मैं आप ही को ढूंढ रहा था स्वामी जी। अरे मैंने कहा था ना कि मेरा कोई होम लोन नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता। अब तुम आए हो, तुम्हें भी श्राप दे दूं? तब जय ने जो कुछ हुआ सब स्वामी जी को बताया। फिर मैं जानता हूँ कि जब लोन लेने वाले से ही हम पैसे मांगे तो उसे गुस्सा आता है। ऐसे में जिसने लोन ही ना लिया हो उसे भरने को कहें तो उसे कितना गुस्सा आता होगा। आपके श्राप से बेचारे वो भूत बन गए हैं स्वामी जी। आप कृपा करके उन पर दया कीजिए और उन्हें फिर से साधारण मनुष्य बना दीजिए। तब स्वामी जी शांत हुए। बाद में ट्रैक्टर पर चक्कर काट रहे उन पर मंत्र जल छिड़का तो वो फिर से साधारण रूप में आ गए। उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया। फिर वो औरत, बेटा जय, तुमने जो उपकार किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हमारे जीवन में एक नई रोशनी ले आए। तुम्हें जब भी कोई भी लोन चाहिए हो हमारे पास आ जाना। तब से जयप्रीत खेती करते हुए खुशी खुशी रहने लगा।